शिक्षा बिहार चैनल पर सभी बीपीएससी और बिहार एसआई अभ्यर्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बिहार के भूगोल की कह सकते हैं आत्मा पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। बिहार की नदियां। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। बिहार की नदियां वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि वहाँ की संघर्ष की कहानी भी कहती हैं। सही कहा। एक तरफ उत्तर में बाढ़ का कहर और दूसरी तरफ दक्षिण में सूखे की मार। ये सब इन्हीं नदियों से तो जुड़ा है। और परीक्षा के लिहाज से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चर्चा से आप मानकर चलिए कि 3 से 5 प्रश्न तो पक्के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस विषय की परतों को खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं बिहार की जीवन रेखा, उस नदी से जो इन सब कहानियों को एक साथ पिरोती है, गंगा नदी से। नहीं, बल्कि एक भौगोलिक विभाजक है। एक राज्य को बिल्कुल 2 साफ हिस्सों में बांट देती है ना? उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में गंगा की कुल लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। हाँ, और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा 445 किलोमीटर का सफर ये बिहार में तय करती है। 445 किलोमीटर। और इसका जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल, ये एक पेट क्वेश्चन है। तो गंगा बिहार में एंट्री करती है बक्सर जिले से, चौसा के पास। चौसा। हाँ, और फिर ये पूरे राज्य को पार करके कटिहार जिले से बाहर निकल जाती है, जहां से ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और इस 445 किलोमीटर के सफर में ये बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसमें एक तथ्य है जिस पर अभ्यर्थियों को खास ध्यान देना चाहिए। आप पटना की तटरेखा की बात कर रही हैं? बिल्कुल। सबसे लंबी तटरेखा पटना जिले की है, जो कि 99 किलोमीटर है। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद भागलपुर होगा। सही कहा। ये एक आम गलतफहमी है। पटना पहले नंबर पे है और दूसरा स्थान बेगूसराय का है। इन 12 जिलों का जो क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसे याद रखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाँ, एक बार दोहरा लेते हैं। तो ये शुरू होता है बक्सर से, फिर भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और अंत में कटिहार। एक पूरी यात्रा की तरह है ये। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू भी है जो बताता है कि उत्तर बिहार में इतनी बाढ़ क्यों आती है। हाँ, ये एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। बिहार के मैदानी इलाकों में गंगा की जो ढलान है, जिसे हम स्लोप कहते हैं, वो सिर्फ 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। सिर्फ 6 सेंटीमीटर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नदी जब 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो उसका तल सिर्फ 6 सेंटीमीटर नीचे जाता है। ये लगभग सपाट है। अच्छा, इसी कम ढलान की वजह से नदी का प्रवाह बहुत बहुत धीमा हो जाता है। और जब हिमालय से आने वाली नदियां तेजी से पानी और गाद सिल्ट इसमें डालती हैं, तो ये धीमी गंगा उसे आगे बहा ही नहीं पाती। तो वो सारी गाद वहीं जमा होने लगती है। बिल्कुल, वो गाद नदी के तल को उथला बना देती है और जैसे ही पानी थोड़ा बढ़ता है वो किनारों से बाहर फैलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। चलिए अब गंगा के दक्षिणी तट पर आते हैं। यहाँ मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है सोन, जिसे दक्षिण बिहार का सोना भी कहा जाता है। सोन नदी, इसका उद्गम ही बहुत खास है। ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ये वही जगह है जहाँ से नर्मदा भी निकलती है, पर दोनों बिल्कुल उल्टी दिशा में बहती हैं। एक मिनट, इसे स्वर्ण नदी क्यों कहते हैं? क्या इसकी रेत में सोना मिलता है? हाँ, सोना तो नहीं, पर सोने से कम भी नहीं। इसकी रेत में पीले और सुनहरे कण पाए जाते हैं, जो इसे एक सुनहरा रंग देते हैं। और ये रेत भवन निर्माण के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छा, तो ये आर्थिक रूप से बहुत कीमती है। हाँ, इसी पीली रेत के कारण इसे स्वर्ण नदी या सोन कहते हैं। ये दक्षिण बिहार के आर्थिक रीढ़ है एक तरह से। और इसका गंगा में संगम कहाँ पर होता है? ये रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है और पटना के पास, मनेर, दानापुर के पास, वहां गंगा से मिल जाती है। सोन नदी पर बने 2 इंजीनियरिंग चमत्कार भी हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, कोइलवर पुल। एक तो कोइलवर पुल, जिसे अब्दुल बारी पुल भी कहते हैं, और दूसरा उससे भी पुराना डेहरी ऑन सोन में 1874 में बना इंद्रपुरी बैराज। ये बैराज आज भी सिंचाई के लिए एक वरदान है। तो दक्षिण में जहां सोन एक वरदान है, वहीं उत्तर में एक नदी है जिसे इसके ठीक उलट बिहार का शोक कहते हैं। कोसी, द सॉरो ऑफ बिहार।
ऐसा क्यों है? इसका कारण है इसका अस्थिर स्वभाव। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। पिछले 250 सालों में ये लगभग 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 150 किलोमीटर? ये तो अविश्वसनीय है। यही कोसी की हकीकत है। इसका उद्गम नेपाल के हिमालयी क्षेत्र गोसाई स्थान से होता है। वहाँ ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है, इसीलिए नेपाल में इसे सप्तकोशी कहते हैं। और ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? ये सुपौल जिले की भीमनगर से बिहार में प्रवेश करती है और यहीं से इसकी विनाश लीला शुरू होती है। इसका विनाशकारी रूप क्यों है? मतलब पानी तो सभी नदियों में होता है। वजह है इसके साथ आने वाली गाद। हिमालय से उतरते समय ये अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट लाती है। जैसे ही ये समतल मैदान में पहुंचती है, इसकी रफ्तार कम हो जाती है और ये सारी गाद अपने ही रास्ते में जमा कर देती है। तो वो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है? बिल्कुल। और जब रास्ता बंद हो जाता है तो पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ही, वो पुराने किनारे तोड़कर एक नया रास्ता खोज लेता है और इसी प्रक्रिया में विनाशकारी बाढ़ लाता है। और आखिर में ये गंगा से कहाँ मिलती है? अंत में ये नदी कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। वैसे बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए 1954 में भारत नेपाल समझौते के तहत भीमनगर बैराज बनाया भी गया था, पर कोसी को काबू करना बहुत मुश्किल है। तो हमने 2 बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली नदियों को देखा, सोन और कोसी। हाँ, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। सोन एक पठारी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये गर्मियों में लगभग सूख सकती है और इसका मुख्य उपयोग सिंचाई और बालू खनन है। सही कहा। वही कोसी एक हिमालयी नदी है, सदाबहार, वो कभी नहीं सूखती है और वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और उसकी मुख्य पहचान विनाशकारी बाढ़ है। बिल्कुल। हालांकि इसका उपयोग जल विद्युत और मछली पालन के लिए भी होता है, पर इसकी पहचान तो शोक से ही जुड़ी है। चलिए कुछ और जरूरी नदियों के संगम स्थलों को भी एक बार दोहरा लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत आते हैं। अवश्य। तो गंडक नदी, ये हाजीपुर के पास पहलेजा घाट पर गंगा से मिलती है। पहलेजा घाट, ठीक है। फिर है पुनपुन नदी, ये पटना के पास फतुहा में मिलती है। फतुहा। और एक और बड़ी नदी है घाघरा, ये छपरा के पास रिविलगंज में गंगा से अपना संगम करती है। ये संगम स्थल याद रखने बहुत जरूरी हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में कुछ ऐसे रैंक बूस्टर तथ्यों की बात करते हैं जो अभ्यर्थियों को दूसरों से थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का जिक्र करना चाहूंगी। NW1 जो हल्दिया से प्रयागराज तक है, वो बिहार में पटना और भागलपुर से गुजरता है। ये परिवहन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। अच्छा, और पर्यावरण के नजरिए से? पर्यावरण की दृष्टि से भागलपुर में स्थित विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य का उल्लेख करना बहुत बहुत जरूरी है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये अभ्यारण्य उसके संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा बिहार की ओर से सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का गुरु मंत्र या कह लें रिवीजन मंत्र क्या है? मेरे ख्याल से एक लाइन में कहें तो 12 जिले, 445 किलोमीटर गंगा और नदियों के संगम स्थल को कभी ना भूलें। ये बिल्कुल सही है। और सबसे अच्छा तरीका है कि मैप को सामने रखकर नदियों के क्रम और उनके संगम स्थलों को याद किया जाए, वो दिमाग में छप जाता है। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये गहरी और तथ्यात्मक चर्चा आपकी तैयारी में जरूर